नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरिफ फ्लाई हाई चैनल में। मैं रवि वशिष्ठ आपके लिए कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ लाता हूँ जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होती हैं और जो हमें हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी जाती है। मैं ये आप सभी के लिए ऐसे ऐसे रियल इंसिडेंट इसलिए लाता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल आप सभी को परेशान कर सकती हैं और सब कुछ ख़त्म कर सकती हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है ये हमें राहुल ने बताया, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। राहुल ने बताया यह इंसिडेंट 2019 का है, दिल्ली का। जो राहुल के फ्रेंड थे उनके बड़े भाई के साथ ये इंसिडेंट हुआ, जिनका नाम था धर्मेंद्र। धर्मेंद्र की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, उन्हें जॉब भी नहीं मिल पा रही थी चंडीगढ़ और पंजाब के आसपास, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। बट कुछ टाइम बाद उनके पास एक दिल्ली से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और वे दिल्ली जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। और दिल्ली की जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उस कंपनी का बिहेवियर काफ़ी ग्रेट था उनके लिए और वहाँ पर उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो दिल्ली में उनकी जॉब लग जाती है। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में ये था कि मैं डेली अप डाउन तो नहीं कर पाऊँगा, तो अब करना क्या चाहिए। तो वे अपने एचआर से बात करते हैं और पूछते हैं, सर जो बाहर का क्राउड यहाँ पर आता है वो यहाँ पर सर्वाइव कैसे करता है। तो एचआर उन्हें बताता है कि भाई यहाँ पे रूम्स वगैरह पीजी वगैरह में सर्वाइव करते हैं लोग, रहते हैं, और आप भी देख लीजिए, आपको पीजी वगैरह या फिर रूम्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। धर्मेंद्र की सैलरी इतनी थी कि अगर वो 5-6 हज़ार का रूम भी लेता है तो घर पे अच्छा खासा अमाउंट भेज सकता था, क्योंकि उनकी सैलरी अप्रोक्स 25 से 30 हज़ार रुपये थी। तो अब वे सीधा जाके एचआर से पूछते हैं कि इसका मतलब कैसे प्रोसीजर है, क्या कर सकते हैं हम पीजी या रूम लेने के लिए। तो एचआर बताते हैं कि भाई यहाँ पे तो डीलर के थ्रू, प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही ले सकते हैं। अब वो घबरा जाते हैं सुन के, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर से उनको एक ही दिक्कत है कि भाई वो कमीशन लेते हैं। और सभी ने बताया था कि दिल्ली में रेंट का हाउस लेना भाई किसी झंझट से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको एडवांस भी देना होता है, सिक्योरिटी भी देनी होती है, कमीशन भी देना होता है। तो वो ये सोच के थोड़ा घबरा जाते हैं। एचआर उन्हें बोलते हैं कि आप कमीशन से एक ही तरीके से बच सकते हैं, आप आसपास नियर बाई की कॉलोनीज़ में जाएं और देखें, वहाँ पे रेंट के लिए बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पे आप कमीशन से बच सकते हैं, डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो यही आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम वो यही करते हैं। यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले वो अपनी मदर को फ़ोन करते हैं कि माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब हमारी सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। उनकी मदर बोलते हैं कि तेरे पास पैसे तो है ना वहाँ पर रहने के लिए। तो वो बोलता है, हाँ मम्मी, सबसे पहले मैं यहाँ पे आसपास कोई घर देखता हूँ और फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। तो वे उनको 3-4 घंटे होते हैं घूमते घूमते, और वे चाहते थे कि भाई उनको सेमी फर्निश्ड घर मिल जाए ताकि वो इजीली वहाँ पे रह सके। 6-7 हज़ार की उनकी डिमांड थी कि भाई इतने मेरे को सेमी फर्निश्ड घर मिल जाए। उनको घूमते घूमते 3-4 घंटे होते हैं और वे ऐसी कॉलोनी में जाके पहुँचते हैं जो बिल्कुल सुनसान होती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो भाई बहुत मुश्किल है ऐसी कॉलोनी ढूंढना, बिल्कुल सुनसान, लाइक मर्डर हो गया और सारे अपने घर में घुस गए हैं। तो भाई ऐसी कॉलोनी में वो पहुंचते हैं। अब उस कॉलोनी में पहुंचते हैं और घर देखना शुरू कर देते हैं। 10-12 घर देखने के बाद उनको एक घर दिखाई देता है जो बिल्कुल सुनसान होता है और जिसके बाहर बोर्ड लगा होता है रेंट के लिए खाली है। धर्मेंद्र जाकर उस घर को नॉक करते हैं और नॉक करने के बाद वहाँ से उस घर से एक लेडीज़ निकल के आती है, लड़की निकल के आती है, जिसकी उम्र 25 से 26 साल होगी और धर्मेंद्र की उम्र उस टाइम 23 से 24 साल थी। अब सबसे पहले धर्मेंद्र ने बोलता है कि मुझे रेंट के लिए, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, मुझे रेंट के लिए घर चाहिए। तो जो लड़की होती है सबसे, उसको धर्मेंद्र को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लग जाती है। शायद वो ये देख रही थी कि ये लायक भी है इस घर में रहने के लिए या नहीं। तो अब वो लड़की बोलती है कि इस घर में मैं रेंट पे रहती हूँ और जो इस घर के ओनर हैं वो अमेरिका रहते हैं, फॉरेन कंट्री में, और उन्होंने मेरे को बोला हुआ है कि आप शेयरिंग में रह सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ये बोर्ड टंगाया हुआ है। और क्योंकि मैं पूरा किराया तो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने शेयरिंग के लिए बोर्ड टंगाया हुआ है। तो धर्मेंद्र बोलते हैं, क्या मैं ये घर देख सकता हूँ। तो वह घर दिखाती है लड़की, पूरा घर अच्छे से दिखाती है और धर्मेंद्र बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फूले नहीं समाते कि भाई मेरे को जैसा घर चाहिए था वैसा मेरे को मिल गया। बट आपको तो पता ही है,
जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें टाइम से पहले मिल जाए, तो भाई वो चीज़ सोचने में ही खतरे से खाली नहीं होती। लाइक मैं चाहता हूँ मेरे को मेरी पसंद का घर मिले, तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर दिखा सकता है। 100% में से 90% तो चांसेस ये है कि वो घर नहीं मिलेगा। अब धर्मेंद्र की जैसे लॉटरी लग गई हो, वो उस फ्लैट का फाइनल अमाउंट उनको पे कर देता है और पूछता है कि मैं आज से ही रह सकता हूँ यहाँ पर। तो वो दीदी बोलती है कि आपने फाइनल अमाउंट पे कर दिया है तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो धर्मेंद्र होता है अपने लिए खाने पीने का सामान थोड़ा सा बाहर से लेके आता है, लाइक पेटीज, कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा वगैरह, और आके अपने रूम में बैठ जाता है। और जो दीदी होती हैं वो भी उनके रूम में आ जाती हैं, और तो वो अपनी मदर को वीडियो कॉल करते हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसे मैंने रूम लिया है और इतनी बड़ी लॉबी है या बालकनी है, वो सारा कुछ दिखाते हैं उनको। तो अपनी मदर को बताता है कि मम्मी इस फ्लैट का किराया 20,000 है, हम हाफ पे करेंगे, तो हाफ पे करते तो 10,000 बनता है, 10,000 दीदी पे करेंगे, 10,000 मैं पे करूँगा। हाँ मुझे पता है कि मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा है, बट मेरे को प्रॉपर्टी पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने इनको फाइनल अमाउंट पे कर दिया है और अब मैं इस घर में रहता हूँ। तो उनकी मदर पूछती है यहाँ पे कोई रहता नहीं है क्या तुम्हारे आसपास? तो वो कहता है नहीं, दीदी रहती है ना मेरे साथ। तो धर्मेंद्र बोलता है कि ये मेरे पीछे दीदी बैठी हैं। तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है सुन के, क्योंकि उसकी मदर देखती है कि उनको धर्मेंद्र तो दिख रहा है, बट वो जो पीछे लड़की है वो नहीं दिख रही। उसकी मदर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसको बोलती है कि भाई मैं थोड़ी देर में तेरे को कॉल करती हूँ, किसी का पीछे से कॉल आ रहा है, और कॉल कट कर देती है। उनकी मम्मी जब कॉल कट करती है तो सोचते हैं पता नहीं यार मम्मी ने क्यों कॉल काट दिया, बट उनको खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपनी दीदी को बोलते हैं कि आप क्या करते हो? तो उसकी दीदी बताती है कि भाई मैं तो कुछ इंजीनियरिंग वगैरह कोर्स करी हूँ, वो यही बताते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ। तो भाई कपड़े चेंज कर लेते हैं और दीदी भाई चली जाती है बाहर। उसके बाद उसकी मदर का दोबारा कॉल आता है और वो बोलते हैं कि हेलो धर्मेंद्र, तुम अकेले हो ना रूम में? वो कहता है हाँ मम्मी मैं अकेला हूँ, दीदी अभी थोड़ी देर पहले ही गई है बाहर। तो उसकी मम्मी कहती है कि मेरे को ना तुम्हारी दीदी ठीक नहीं लग रही, उनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और ना उनसे तुम मस्ती मजाक करोगे ना कोई ज़्यादा बात करोगे। तो वो कहता है यार मम्मी मेरे को क्या करना है, मैं अपना जॉब के लिए आया हूँ, एज अ रेंट पार्टनर तो ये रह रही है, मेरे को इनसे क्या ही करना है। तो उसकी मम्मी कहती है तुझे मेरी कसम है, तो इनसे कोई मस्ती मजाक नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तेरे को पता है ना हमारी फैमिली लड़कियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती है, तो तेरे को मेरी कसम है तो बिल्कुल भी इनसे मस्ती मजाक नहीं करेगा, ज़्यादा फालतू बात नहीं करेगा, तेरे को कुछ नहीं करना। तो वो कहते हैं ठीक है मेरे को करना भी क्या है, वो उनकी बात मान लेता है। उन्होंने धर्मेंद्र को ये नहीं बताया कि जो कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी उस टाइम एक बाबा से उन्होंने बात की जो बहुत ज़्यादा सिद्ध बाबा थे, और वह बाबा को जब कॉल करती हैं, सबसे मज़े की बात तो यह है कॉल करते ही बाबा बोलते हैं कि मुझे पता है तुमने किस लिए कॉल किया है, तुम्हारा लड़का एक ऐसे घर में गया है, और जिस घर में वो गया है जो लड़की है वो आम लड़की नहीं है, वो एक डायन है, और उसको तुम्हारा लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। और अगर तुम उस लड़के को बताते हो ना कि भाई ऐसे ऐसे लड़की डायन है और तुम यहाँ से भाग जाओ, तो भाई वो उसे उस घर से जाने नहीं देगी, क्योंकि उसे तुम्हारा लड़का पसंद आ गया है। तो अब ऐसे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो बोलते हैं हमें सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा, हम ऐसे धर्मेंद्र को भागने के लिए नहीं बोल सकते। तो भाई धर्मेंद्र थका हुआ होता है और वो रात को सो जाता है, बट दिन में जब वो उठता है तो वो क्या देखता है कि सामने उसकी जो दीदी है बाल बिल्कुल सारे खोल के उसके सामने खड़ी हुई होती है और उसको गंदी तरह से घूर रही होती है। तो भाई वो उठता है और उसको एक मिनी हार्ट अटैक आता है, वो डर जाता है। बट उसकी मम्मी ने कहा था कि भाई कोई उस लड़की से बात नहीं करनी, तो वो रिएक्ट नहीं करता और उठता है और बोलता है कि क्या बात है दीदी, आपने शैम्पू वगैरह कर रखा है, बड़े बाल सिल्की हो रहे हैं, क्या बात है? और कहता है मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को ऑफिस जाना है और मैं नहा धो लेता हूँ। तो वो दीदी भी वहाँ से चली जाती है और वो नहा धो के ऑफिस पहुँचता है। ऑफिस पहुँचते ही उसकी मदर का उनके पास कॉल आता है। तो उनकी मम्मी बोलती है कि भाई अभी तू सैटरडे तो ठीक से हुआ नहीं है और तू बाहर का खाने लग जाए, तो बाहर का इतना मत खाइए, और खाए तो मेरे को कॉल ज़रूर करिए, और कहीं पे तेरे को जाना हो, क्योंकि तेरे को बना के तो कोई देगा नहीं, अगर तेरे को कहीं भी खाने का मन हो या कहीं जाना हो तो मेरे को ज़रूर बताइए। अब उसकी मदर कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर में उसे याद आता है कि जो लड़की है जो डायन है उसने बोला है कि रात को तेरे को एक पार्टी में लेके जाऊंगी, एक शादी है बहुत शानदार, तो वहाँ पे तेरे को जाना है, मेरे साथ चलियो। तो वो ये बात बताने में अपनी मदर को भूल जाता है। धर्मेंद्र अपनी मदर को कॉल करता है कि मम्मी ऐसे ऐसे मुझे उस दीदी ने कहा है कि भाई 20 मिनट की दूरी पे ना एक जगह है, मेरी फ्रेंड की शादी है, वहाँ पर तुझे जाना है। तो उसकी मदर को ये बात किसने बताई थी?
तो उस तांत्रिक बाबा ने ये बात बताई थी, जो सिद्ध थे, कि भाई ऐसे ऐसे ना आपके लड़के को वो ऐसे सुनसान जगह लेके जाएगी, छल करेगी उनके साथ, और जहाँ पर लेके जाएगी वहीं पे उसे जान से मारने की कोशिश करेगी। तो बाबा ने उन्हें एक सोल्यूशन बताया कि जहाँ वो शादी में उनको लेके जाएगी, और सबसे पहली बात कि वो शादी तो है ही नहीं, वो एक छलावा है जहाँ पर उसको जान से मारने की बहुत बड़ी साजिश है, और उसे जान से मारने के लिए ही लेके जा रही है। तो बाबा उन्हें एक सोल्यूशन बता देते हैं, और सीधा उसकी मदर धर्मेंद्र को कॉल करती है कि बेटा देख, तू शादी में जा रहा है, अच्छी बात है, कोई नहीं, तू एंजॉय कर जा, बट देख रात की सेफ्टी का सवाल है, तू जाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ेगा, और उस गुड़िया मतलब जो लड़की डायन थी उसको तू आगे रखेगा, क्योंकि रात का माहौल है, तू मीठा वगैरह भी खा के आएगा, तो तू हनुमान चालीसा पढ़ेगा, और सेफ्टी की बात है तो उस लड़की को आगे ही रखेगा, और जब तू वहाँ पे पहुँचेगा और वहाँ से निकलेगा मेरे को वीडियो कॉल करियो, मैं भी देखो दिल्ली की शादी कैसी होती है। तो भाई वो कहता है ठीक है यार, जैसा आप कह रहे हो मैं कर लूँगा। उसके बाद वो शादी में पहुंचता है, और भाई देखता है भाई बहुत एक पार्क में अरेंजमेंट कर रखा था, बहुत अच्छी शादी थी, बहुत अच्छे अच्छे पकवान थे, मिठाइयाँ थी, सभी सज के आ रखे थे, काफ़ी अच्छे बन के, अमीर लोग गाड़ियों में आ रखे हैं, और भाई सब ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अच्छी ज्वेलरी पहन रखी है, और भाई जो वो डायन थी वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, उसने मेकअप ऐसा कर रखा था। तो सोचता यार मैं कैसा बन के आ गया हूँ, और तो वो कहता है कोई नहीं, चल जैसा भी है, मैं अपनी मदर को कॉल करता हूँ। वो अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करता है, और जो उसकी मम्मी देखने वाली थी, भाई मेरे को भी गूज़बम्स आ रहे हैं, उसकी मम्मी देखती है कि भाई वो एक पार्क में है जिसकी घास भी नहीं कटी हुई, और भाई उसने लाइट जला रखी है, बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पे, उसकी बस ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है, और दिखाते हैं मम्मी देखो कितनी सुंदर लड़की खड़ी है, वहाँ पे लड़का खड़ा है, कितनी प्यारी प्यारी डिशेज़ है यहाँ पर, और देखो वहाँ पे डांस चल रहा है, मतलब लड़कियाँ आई हुई हैं, एन्जॉयमेंट चल रहा है। तो उसकी मम्मी भाई कहती है उसको बिना रिएक्शन दिए कि भाई बेटा तेरे को याद है ना, तेरे को जाते वक्त हनुमान चालीसा पढ़नी है, और उस लड़की की सेफ्टी के लिए। तो कहता है हाँ मम्मी याद है यार मेरे को। तो उसकी मम्मी बोलती है चल तू हनुमान चालीसा पढ़ लियो, और जो तेरे को भी करना है कर ले भाई, एन्जॉयमेंट करना है जो भी करना है। अब तुम ये सोचो यार उसकी मम्मी पे क्या बीत रही हुई कि उसका लड़का ऐसी जगह पे है कि भाई उसको डायन ने चंगुल ने फंसा रखा है। अब आप सोच सकते हो माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी उस टाइम भाई। तो भाई वो बकायदा बताता कि मम्मी मैंने वहाँ पे खाना खाया और रिश्तेदारों से मिला। तो वो वहाँ से जब निकलता है तो अचानक से उसकी मम्मी का कॉल आता है, या वही कॉल करता है, और वो बोलता है कि भाई मम्मी मैं यहाँ से निकल गया हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा हनुमान चालीसा तेरे को आती है ना, तो वो पढ़नी चालू कर दे। और कहती है वो दीदी को आगे बोल दे तूने लेके, तो एकदम मतलब दीदी को बोल दे तूने कि आगे चलो आप। तो भाई एकदम वो शौक हो जाता है कि वो भूल जाता है ये चीज़ करनी। तो फटाफट बोलता है कि दीदी डायन को कि दीदी आप आगे चलो, मैं मम्मी से बात करते आ रहा हूँ। तो उस डायन को थोड़ा शक हो जाता है कि भाई कैसा सा लड़का है, अपनी मम्मी को सारा कुछ बता रहा है। उसकी मम्मी पूछती है रास्ता कैसा है, तो कहता है मम्मी यार रास्ता सुनसान है यहाँ पर। तो कहते तेरे को हनुमान चालीसा आती है ना, पढ़नी शुरू कर दे। तो जो धर्मेंद्र की मदर होती है वो धर्मेंद्र को बोलती है कि तेरे को हनुमान चालीसा आती है ना, तो मेरे साथ साथ गा। और तो भाई दो उसकी मदर है और धर्मेंद्र दोनों ही शुरू हो जाते हैं, मतलब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत। और जैसे ही हनुमान चालीसा का ये सिमरन करना शुरू करते हैं तो जो डायन थी वो इधर उधर हो जाती है। तो उसकी मदर बोलती है कि देख बेटे कि वो जो तेरी दीदी है वो आसपास है। तो भाई वो देखता है कि नहीं मम्मी वो तो इधर उधर होगी, शायद कोई काम होगा उनको, जो वही कुछ लेने गई होंगी मार्केट से, मेरे को क्या है मैं तो घर जा रहा हूँ। उसकी मम्मी जब तक फ़ोन नहीं रखती जब तक वो अपने कमरे में नहीं पहुँच जाता और अपना सोने के लिए नहीं बैठ जाता। तो जब वे सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी सारी बॉडी में मार्क्स है, अजीब तरह की एलर्जी हो रखी है। तो वो भाई सोचते हैं कि भाई रात को फूड पॉइजनिंग का मैंने कुछ खा लिया है, तो भाई शायद उसकी वजह से हो गया, कोई एसिड लग गया है, कोई चीज़ छू लिया है मैंने जिस वजह से मेरे को ये एलर्जी हो गई है। वो नहा धो के सीधा पहुंच जाते हैं अपने ऑफिस पे, और ऑफिस पे जाके वो अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करते हैं और बताते हैं मम्मी देखो अजीब टाइप का मेरे को इन्फेक्शन सा हो गया है। तो उसकी मम्मी बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, आप ना क्रीम लगा लो, मॉइस्चराइजिंग क्रीम कोई आती है, एलर्जी क्रीम आती है, उससे आप ठीक हो जाओगे। अब भाई ये सारी बात उनका छोटा भाई सुन रहा होता है और सोचता है भाई कि मेरा भाई कैसी जगह फंसा हुआ है, मम्मी पे क्या बीत रही है, पापा तो उनके थे नहीं, अब मम्मी पे क्या बीत रही है। छोटा भाई सारा कुछ देख रहा है कि भाई मेरा भाई ऐसी जगह फंस गया जिसे हम कुछ बता भी नहीं सकते। तो भाई बाबा ने बताया था कि भाई आज जो इसके चांसेस है मरने के चांसेस 80% है,
कल शायद 30% थे, 100% भी आने वाले हैं, बट जो आज का दिन है इसके चांसेस मरने के 80% है। तो भाई इसकी मदर बोलती है कि बेटा जब तू घर पहुँचे ना, मेरे को तेरे से कुछ ज़रूरी बात करनी है, डॉक्टर का फ़ोन आया था, मेरा वो घर पहुँच के कॉल करी। अब भाई वो घर पहुँच जाता है 7:15 पे, और भाई वो सोचता है, वो कॉल करनी भूल जाता है, तो सोचता है यार मम्मी अब डांट लाए कि भाई निकलने से पहले कॉल नहीं किया, तू सीधा पहुँच के कॉल कर रहा है। तो अपनी मम्मी को कॉल करता है कि मम्मी सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, मैं पहुँच गया हूँ घर पे। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा आपके हाथ में चोट लगी थी ना, उसको पट्टी खोलो जल्दी से। तो पट्टी खोलता है, उसमें छोटी सी बैंडेज लगी होती है। तो उसकी मम्मी बोलती है इसमें जो चोट लगी हुई है उसमें जल्दी से खून निकाल। तो कहता है क्या क्या यार मम्मी क्या बोल रहे हो आप, चल क्या रहा है यार, और आप टाइम टू टाइम फॉलो अप फोन्स वगैरह कर रहे हो। तो सोचता है कि यार मम्मी पापा का काम तो यही होता है कि नई जगह बच्चा जाए तो उनको चीज़ों का पता हो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो कहता है ठीक है यार, बट वो बोलते हैं कि यार खून क्यों निकालूं मैं। तो मम्मी बोलती है बेटा डॉक्टर ने बोला कि तेरे को ब्लड इन्फेक्शन हुआ है, अगर तू खून ड्रॉप टपकाएगा नीचे तो पता लग जाएगा, अगर ब्लैक खून निकलता है तेरे को इन्फेक्शन है, वो क्लियर हो जाएगा कि इन्फेक्शन है। तो ड्रॉप टपकाता है और कहता है देख लो यार मम्मी ठीक तो है मेरा ब्लड। तो बाबा ने बताया था कि आज उसे जान से मार देगी, उसका खून खून पिएगी। अब उसकी मदर उसको बोलती है, अब वो धर्मेंद्र बोलता है कि यार मम्मी अब तो आपने मेरा खून भी निकलवा दिया, अब क्या चाहते हो आप। तो मैं बोलती है कोई बात नहीं बेटा तू उस खून को साफ कर दे। तो अब वो मतलब वॉशरूम में जाता है पोछा वगैरह लेने के लिए, और वो आके देखता है कि वो जो दीदी थी वो उस खून के पास ही बैठी थी और वो साफ और वो रखा था। अब भाई वो सोचता है कि साफ कैसे हो गया। अब जो साफ ऐसे हो गया उसकी उनके बाबा ने बताया था उनको कि जो वो डायन है आज वो खून चाटेगी, जीभ से उस खून को चाटेगी। बाबा बोलते हैं उससे हमें एक दिन का टाइम और मिल जाएगा। तो वो आके देखता है कि यार ब्लड साफ हो गया। सोचता है दीदी ने हाथ से साफ करते हुए या किसी कपड़े वगैरह साफ कर दिया होगा। तो दीदी को आके बोलता है थैंक यू दीदी आपने ब्लड साफ कर दिया, चलो अब कुछ खाते हैं, खाने का टाइम हो गया। तो खा पी लेते हैं और बोलते हैं दीदी को आप अपने रूम में जाओ। वो अपने रूम में चली जाती है और भाई पीछे पीछे इतना कुछ चल रहा होता है, उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसके भाई को भी सब कुछ पता है। और भाई धर्मेंद्र को अंदाज़ा तक नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। अब भाई आप सोच सकते हैं कि उसकी मम्मी पे क्या बीत रही होगी कि भाई लड़का कैसी जगह जाके फंस गया है। जो राहुल है बताते हैं कि भाई उसकी मम्मी इतनी परेशान होती है, रात भर सोती नहीं है, टेंशन लेती रहती है और सोचती है कि मैंने अपने बड़े बेटे को ऐसी जगह क्यों भेज दिया, मैंने क्यों आ करी उसको जॉब करने के लिए कि तू बाहर जा। अब भाई ये था तीसरा चौथा दिन था। अभी बाबा को कॉल करते हैं कि बाबा आप बताओ क्या सोल्यूशन है, कि भाई तीसरा चौथा दिन है। तो उसके बाबा कहते हैं कि भाई इसको घर बुलाना पड़ेगा, अगर ये घर नहीं आया तो वो डायन इसको ख़त्म कर देगी वहीं पर, और हमें कैसे भी उसे घर बुलाना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे उसे घर बुलाना है। अभी तक तो हम कुछ तरकीबें निकाल रहे थे दिन बढ़ाने के लिए, कभी हनुमान चालीसा पढ़ ली, कभी खून की ड्रॉप निकाल दी, बट अगर आपका लड़का एक दिन और वहाँ पे रुक गया तो नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। क्योंकि जो आज का दिन था, जिस दिन इंसिडेंट होने वाला था, उस दिन धर्मेंद्र की छुट्टी थी सैटरडे और संडे की, और वो डायन के साथ ही पूरा दिन रहने वाला था। तो बाबा बोलते हैं कि उसे कैसे भी करके हमें बुलाना पड़ेगा, वरना भाई वो लड़का नहीं बचेगा। तो चांसेस थे आज के दिन बिल्कुल 100% थे उनके मरने के। तो बाबा शुरू से उनको कोई ना कोई सोल्यूशन देते जा रहे थे। तो वह अपने शिष्य को पंजाब से दिल्ली भेजते हैं, उनका तो सामान था वो सब कलेक्ट करने के लिए। तो वो बोलते हैं कि भाई जो भी धर्मेंद्र का बिल्कुल करीबी सामान है वो शिष्य को देना है, वो कलेक्ट कराना है, आप किसी भी तरीके से वो सामान शिष्य तक पहुँचाएं। उसकी मदद धर्मेंद्र को बोलते हैं कि बेटे जो भी तेरा करीबी सामान है, लाइक शूज़ हो गए, कोम हो गए, क्लोथ्स हो गए और भाई परफ्यूम हो गया, वो बेटा तेरे को ना एक मेरे गेस्ट आए हुए हैं, उनको तेरे को भी पकड़ाना है सामान। तो कहता है यार मम्मी क्या, जब से मैं वहाँ पे चौचरे नहीं खत्म हो रहे, कभी ये कर कभी वो कर। तो कहती बेटा वो गेस्ट आए हुए हैं घर में, शुद्ध तेरे सामान के लिए सामान की शुद्धि होएगी, तो ये सामान मेरे को चाहिए। और जब तू जाएगा उन गेस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान भी लेके जाना है। तो सोचता है क्या हो रहा है यार, ये मम्मी क्या क्या करा रही है। तो भाई मम्मी कहती है बेटा जो मैं बोल रही हूँ वो कर, वो सामान ऐसे ऐसे वहाँ पे पहुँचाना है, वो ऐसे ऐसे आएंगे। तो भाई ऐसे ही होता है। 1 घंटे बाद उनके शिष्य का कॉल आता है धर्मेंद्र के पास कि भाई मैं दुकान पे आ गया हूँ, आप सामान लेके आ जाओ। तो जो भी सामान था उनका, कोम वगैरह जो भी उनका पर्सनल सामान था, वो एक अटैची में लेके चले जाते हैं। जो सामान वो लेके आए थे उस घर में, वही सामान वो वापस लेके चले जाते हैं कि भाई कुछ सामान वो छूट ना जाए। वह सेम होता है, वो सारा सामान उनको पकड़ाते हैं और जो शिष्य होते हैं कुछ मंत्र वगैरह मारते हैं
वो शिष्य से पूछते कि सीन क्या है। तो भाई शिष्य बोलते कि आपकी मदर का कॉल आएगा, वो आपको सब बता देंगे। तो भाई उनकी मदर का कॉल आता है कि भाई ऐसे ऐसे ना तू फटाफट ना घर आ जा, हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं और भाई कभी कभी आते हैं, तू आ। मम्मी तो वो मम्मी को बोलते, मम्मी क्या बोल रहे हो आप यार, ऐसे सब कुछ छोड़ के कैसे आ जाऊँ, मेरी जॉब है, मैं ऐसे कैसे छोड़ के आ जाऊँ। तो उसकी मम्मी बोलती है मेरे को पता है तेरी 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे की, और भाई देख तेरे पापा भी नहीं है, तू आ जा, पैसे मैं दे दूँगी, तू आ जा समझा कर। हमारे हमारे इतने चाहने वाले भी नहीं, इतने साथ रहने वाले भी नहीं है, कुछ मेहमान आए हुए हैं, तू घर पे आ जा। तो उनकी मम्मी उनको कन्विंस कर लेती है और बोलते कि बेटा आते वक्त ना एक काम करियो, रिश्तेदारों के लिए कुछ सामान लेके आना है, वो लेके आइयो। तो बोलते सामान क्या। तो उसकी मदर बताते कि एक काम करियो, लौंग ले आइयो, इलायची, और एक काम करियो बेटा रेड साड़ी और कुछ अल्कोहल की बोतल लेकर आइयो। तो बोलते कि मम्मी क्या सामान लाना है, क्या है यार ये। तो मम्मी बोलती है बेटा तेरे को बताया था ना मैंने, घर पे पूजा भी हो रही है, तो तू ये सामान लिया। तो क्या करता है, वैसे सेम ही करता है, बाजार में कहीं से तो लौंग इकट्ठी करता है, कहीं इलायची लेता है, कहीं से साड़ी लेता है, कहीं से अल्कोहल की बोतल इकट्ठी कर लेता है, सारे सामान को वो इकट्ठा कर लेता है। वो सामान इकट्ठा करता है और उसकी मम्मी बोलते तू घर पहुँच, फिर मैं तेरे से बात करूँगी। तो सेम ऐसा ही करता है, वो घर पे जाता है, वही सारा सामान उसके हाथ में होता है, और भाई वो घर जाते हो सामने वो डायन खड़ी होती है, उसके लिए तो वो दीदी ही होती है। तो दीदी बोलती है कि ये क्या सामान लेके आया तू। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, वो घर पे जाना है, घर पे मम्मी ने ऐसे ऐसे मंगाया है इमरजेंसी में। तो उसकी दीदी बोलती है तूने मुझे तो नहीं बताया तू घर जा रहा है। तो कहता है क्या करूँ दीदी, इमरजेंसी में कॉल आई थी मम्मी की, तो मेरे को जाना पड़ेगा, आप यार देखो कुछ घर में पड़ा हो तो खाने का दो, मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। अब उसकी मम्मी का इतने में कॉल आता है और उसकी मम्मी बोलती है बेटा जब तू आप पहुँच गया तू घर, कहता हाँ मम्मी मैं घर पे पहुँच गया हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा एक काम करियो, वापस आते वक्त ना जब तू घर पे आएगा तो तू 1 या 2 किलो चिकन ले आइयो। और वो कहता है मम्मी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या यार, तुम क्या क्या बोल रहे हो, तुम होश में तो हो। तो कहती है बेटा हम चिकन खाते नहीं है, तो ले आइयो, क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा बेटा, तो ले आइयो। तो और कहती है कि भाई मम्मी, वो बोलता है कि मम्मी मैं इतना सारा सामान कैसे आऊँ, 3-4 घंटे का सफ़र है, अब आपने ये सामान बोल दिया, अब इतना सामान मैं कैसे लेके आऊँ। तो उसकी बोलती है बेटा तू ले आइयो, समझा कर बात को, प्लीज़ ले आइयो। तो कहता चलो ठीक है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तू मत जा, तू अपनी दीदी को भेज दे, तू तो बता रहा था कि 1-2 गली छोड़ के यहाँ पूरी मार्केट लगती है। तो अपनी दीदी को बोलता है कि दीदी यार 1-2 किलो चिकन ले आना, वो घर पे मंगाया है। उसकी दीदी कहती है ठीक है मैं लेके आती हूँ। इतने में दीदी जाती है, वो डायन जाती है, इतने में उन्होंने कैब बुला रखी थी। इतने में इतनी ही देर में उसकी मदर का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि सुन मेरी बात, जिस लड़की के साथ तू रह रहा है ना वो एक डायन है। उसकी मम्मी कहती है फटाफट तू यहाँ से निकल, तेरी कैब आ गई है ना, तू फटाफट यहाँ से निकल। तो कहता है मम्मी ये कैसी कैसी बात आप मेरे को बता रहे हो, मेरे हाथ में इतना सामान है और मैं उस दीदी को क्या बोलूँगा। तो उसकी मम्मी बोलती है वो दीदी नहीं है, वो डायन है, वो तुझे जान से मार देगी, तू फटाफट वहाँ से निकल, तुझे मेरी सौगंध है, तुझे तेरे मरे बाप की सौगंध है, मैं तेरी माँ हूँ, तू जल्दी वहाँ से निकल वरना वो तुझे मार देगी। और भाई धर्मेंद्र बहुत गंदी तरह डर जाता है, उसको मिनी अटैक आने वाला होता है, हार्ट अटैक, लिटरली अटैक आने वाला होता है। वो तो उसकी मम्मी वो कहता है मैं तो मर गया, फटाफट वो भागता है। इतने में उसकी मम्मी कहती है रुक रुक रुक, एक काम कर, जितना भी तो सामान लेना ना उसको घर के बिल्कुल बीच में जाके रख दे। तो फटाफट वैसे करता है, भाग के जाता है, सामान को सारा खोल देता है, लौंग इलायची जो भी होता है घर के बिल्कुल बीच में उसको खोल देता है और फटाफट भागता है कैब की तरफ। और अब जो आप सुनने वाले हो ना भाई साहब, आपको गूज़बम्प्स आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। अब वो कैब में जाके बैठता है और भाई कैब वाले को कहता है फटाफट भाई राइट स्टार्ट कर इसको। वो स्टार्ट करता है, इतने वो पीछे मुड़ के जब देखता है तो भाई वो दीदी, वो डायन वहीं पे खड़ी होती है और उसको गंदी तरह घूर रही होती है। और उसके हाथ में एक थैली होती है जिसमें कटा हुआ मुर्गा होता है, उसमें से खून बह रहा होता है। वो लड़की उसको घर से निकलती दिखाई देती है, मार्केट से नहीं। और उसके जो थैली थी उसमें से खून टपक रहा होता है, लिटरली खून होता है बहुत सारा। भाई ये देख के धर्मेंद्र बहुत लंबा सांस लेता है, लिटरली 1 घंटे तक तो वो शिविर करता है, हिलता रहता है, कांपता रहता है। और भाई लास्ट टाइम जब उसने उस डायन को देखा था ना, उसकी पूरी की पूरी आंखें लाल थी और वो सोचता अगर भाई आज मैं आप रुक जाता ना तो मेरा मरना तय था, बिल्कुल तय था। अब पूरे रास्ते उसकी मदर का कॉल आया, कॉल के साथ साथ उसकी मदर ने बात की उससे पूरे रास्ते, कहा भी जो तेरे साथ हुआ कोई बात नहीं, हम सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
साथ साथ पूरे रास्ते हनुमान चालीसा पढ़ते आया और वह घर पहुंच जाता है। घर पे देखता है वही सिद्ध बाबा वहीं पर आए होते हैं। अब जो सिद्ध बाबा होते हैं, बाबा कहते हैं ये ऐसे घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, इसके पहले सारे कपड़े जलाओ। तो भाई वो ऐसा ही करते हैं, पेड़ के पीछे उसको कपड़े चेंज कराते हैं और सारे कपड़े उसके जला देते हैं। और बाबा कहते हैं मैं अंदर हवन कुंड तैयार कर रहा हूँ, इसको फटाफट से गंगा जल में नहलाओ। उसको गंगा जल में नहलाया जाता है। जैसे उसको नहलाया जाता है और हवन कुंड के पास ले जाया जाता है तो उसके शरीर पे जो भी सर्कल्स थे, जो भी निशान थे, सब गायब हो जाते हैं। तो बाबा से बोलते बाबा ये क्या था, ये एकदम ठीक कैसे हो गया? तो बाबा बताते कि जिस लड़की के साथ तू रह रहा था ना, और जब तू सो जाता था तो वो तेरे पूरे शरीर को चाटती थी। तेरी जितनी भी एनर्जी थी ना वो सारी की सारी उसको सोख रही थी। अगर तू एक दिन बीमार हो जाता ना तो आज तू वापस ना आता, मर जाता तू। और जैसे वन कुंड में आहुति देते हैं तो भाई सारे सुन रहे होते हैं, उसकी मदर भी, उसका भाई भी और बाबा भी। जैसे उसमें आहुति देते हैं तो भाई ऐसी आवाज आती है औरत के चिल्लाने की कि साक्षात वो डायन इस घर में प्रकट हो गई हो। उसके चिल्लाने की बहुत गंदी आवाज आती है। इतने में ही जो धर्मेंद्र की आंखें होती हैं वो ऊपर हो जाती हैं, बिल्कुल वाइट हो जाती हैं और बहुत ज्यादा गंदी तरह चिल्लाने की आवाज आती है किसी लेडीज की कि कोई डिस्टर्ब कर रहा हो, तंत्र विद्या या इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, हवन को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कोई चाहता था कि हवन ना हो। 1-2 घंटे तक हवन चलता है। बाबा जी पूरी कोशिश करते हैं अपना जितना भी उनको सिद्धि होती है वो मंत्र वगैरह फूकते हैं और भाई आहुति देते हैं। और 1-1.5 घंटे बाद जो धर्मेंद्र होता है वो बेहोश हो जाता है। अब उसके बेहोश होने के 2-3 घंटे बाद उसको होश आता है और वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को लाइट फील करता है और उसको लगता है हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो उसके बाबा बताते हैं कि बेटा तू गलती से किसी ऐसी जगह पे चला गया था, तेरी उसमें गलती नहीं थी, जहाँ पे वो जो डायन थी उसको बुरी तरह मार दिया था। शायद उस औरत के साथ वहाँ पर कुछ गलत हुआ होगा या वो वहाँ पर मर गई होगी। बट बाबा जी बताते हैं कि भाई अब तू इस चीज़ से मुक्त है, अब तू ज़्यादा दिमाग में टेंशन मत ले। बट कहते हैं ना हर एक इंसान को दिलचस्पी होती है वो चीज़ जानने की। अब धर्मेंद्र से फिर से गलती होती है, वह दोबारा दिल्ली में ज्वाइन कर लेता है और उस फ्लैट के पास दोबारा वहाँ से जाता है, गुजर रहा होता है और उस घर की तरफ देखता है तो पीछे से उसके कंधे पे हाथ आता है और वो डर जाता है और वो बोलता है, इंसान आदमी होता है कि हाँ भाई इस घर की तरफ क्या देख रहा है तू? तो कहता है इस घर के बारे में आपको कुछ पता है क्या? तो वो इंसान बताता है कि ये घर तो 5 साल से खाली पड़ा है, जब से इस घर में उस लड़की ने जल के उसकी मृत्यु हुई थी, जल के जो लड़की मरी थी। और इसमें तो उसके ओनर भी नहीं रहते, ओनर भी बाहर रहने लग गए। इतना मनुष्य घर है, यहाँ पर जानवरों की बॉडी मिलती है, तुम्हें चाहिए तो बताओ दिलवा दूँ। धर्मेंद्र बोलता भैया कैसी बात कर रहे हो, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। वहाँ से उससे बुरे सपने आने दोबारा चालू हो जाते हैं। बट जो बाबा होते हैं उसे दोबारा ताबीज़ वगैरह देते हैं, मंत्र वगैरह करते हैं, मंत्र वगैरह मार के, तो वो दोबारा ठीक हो जाता है। तो सब कुछ ठीक होने के बाद धर्मेंद्र अब तो कहीं और जॉब कर रहे हैं। बट यार मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि थोड़ा बहुत देख के तो रहो, आप क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो। कोई आपको ऐसे इजीली घर मिल रहा है तो उसके बारे में पहले जानो, उस घर में सीन क्या है। ऐसे कहीं मत रहो, आस पड़ोस से पता करो कि ये सुनसान है, इसके घर की हिस्ट्री क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो रिलेटिव हैं, बहन भाई हैं जो बाहर रहते हैं वो सेफ़ रहे, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उनको ये पता लगे कि भाई जहाँ वो रह रहे हैं उसके बारे में पहले वो जाने समझे। और डेली डे टू डे हनुमान चालीसा रिपीट करें 2 बार 3 बार, जितना आपको टाइम लगे। भगवान जी की पूजा करते रहें। और आपके साथ भी कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, किसी भी तरह का पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप मेरे को बताइए, मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम आईडी का, जीमेल आईडी का और अपना व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर। आप रिकॉर्डिंग के थ्रू मेरे पास भेज सकते हैं, जो कि मैं इजीली सुन के अपनी आवाज़ में आगे नरेट कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो कि हॉरर रहने वाला है।